डॉक्टर्स हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं और वो वैसा काम भी करते हैं। हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है तो सबसे आगे डॉक्टर्स ही खड़े रहते हैं, अपनी सारे काम को, सारी चीज़ों को छोड़ करके। डॉक्टर्स का हमारे जीवन में एक भगवान की तरह महत्व होता है। इसी उपलक्ष्य में हम 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी मनाते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम लोग डॉक्टर्स डे मनाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एसपी जायसवाल जी मौजूद हैं। उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं कि डॉक्टर्स डे को मनाया तो जाता है, लेकिन एक डॉक्टर्स के जीवन में एज अ फीमेल भी उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैम, सबसे पहले आपका परिचय। मैं डॉक्टर एसपी जायसवाल हूँ, यहाँ पे प्रोफेसर और हेड हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेटिक्स गायनी। तो स्त्री रोग विभाग जो कि KGMU का एक पार्ट है, उस विभाग की मैं विभागाध्यक्ष हूँ। साथ ही क्वीन मेरी अस्पताल की मैं अधीक्षिका भी हूँ। जी मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप एज अ फीमेल डॉक्टर्स, आपका सफ़र कितना लंबा रहा और उसमें किस किस तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा। तो अगर आप एज ए फीमेल हमारे डॉक्टर लाइफ के बारे में पूछना चाहती हैं तो ऐसे मैं इसको 2 भागों में विभाजित करूँगी। पहले तो फीमेल स्त्री होना आप जानते हैं कि हमारे समाज की सोच ऐसी है कि बच्चों को, लड़कियों को स्पेशली जो कि गांव के बैकग्राउंड से आती हैं, उनको पढ़ने, हमारे ज़माने में उनको पढ़ने का उतना प्रॉपर ना तो सुविधा थी, ना ही लोगों की नॉलेज थी। तो उस समय उसका प्रॉब्लम होती थी कि वो स्कूल जाएं ना जाएं, अर्ली मैरिज हो जाती थी, अर्ली विदाई हो जाती है, अर्ली बच्चे होते थे। खैर, वो हमने उस चीज़ को पास आउट किया। हमें अच्छा, एक कहा जाए किस्मत से एक अच्छा सपोर्ट मिल गया, जो हमें पढ़ने की सुविधा मिली, तो हम पढ़ करके मेडिकल में सेलेक्ट हो गए। जब हम मेडिकल में सेलेक्ट हो गए तो मेडिकल में भी हमने अपनी मेहनत से काफ़ी कोशिश करने के बाद हम अपनी क्लास में ठीक ही ठाक रहे और हमें हमारे मेरिट के हिसाब से हमें PG में एडमिशन मिल गया। फिर हमने PG की, तो वो तो हमारा टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो हमारा निकल गया। फिर जब हमारी सर्विस और जॉब की सिचुएशन होती है, स्पेशली एज ए फीमेल, तो शादी के बाद उस उम्र में बच्चे भी आ जाते हैं। बच्चे पालना, घर देखना और अस्पताल देखना डेफिनेटली ये बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, बहुत दोनों को एक साथ मैनेज करना। जो हमने किया उसमें हमारे परिवार वाले और हमारे हस्बैंड का सहयोग होता है, सभी के यहाँ होता है। बिना सहयोग के अकेले काम करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो हम उनके सहयोग के लिए धन्यवाद उनको देते हैं और कंटिन्यूअस हम अपने कैरियर में बढ़ते गए। बहुत सारी परेशानियाँ आई, घर से रिलेटेड और हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड, अस्पताल से रिलेटेड। तो उसको हमने अपनी सूझबूझ, हमने अपनी मेहनत से धीरे धीरे उसको हमने पास किया, हमने उसको हल किया और आज हम विभागाध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। मैम, कोरोना के वक्त में काफ़ी आप लोग के सामने दिक्कतें आई होंगी, कई तरह के मरीज़ आए होंगे, उनमें जो महिलाएं होंगी उनकी भी कुछ की क्रिटिकल कंडीशन होंगी, उनको आप लोगों ने किस तरह से हैंडल किया, जो कि खासकर जो गर्भवती महिलाएं होंगी। जी, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। वो कोरोना पीरियड 2 साल हमारी ज़िंदगी का कैसे निकला हम तो समझ भी नहीं पा सकते, क्योंकि कोई भी मेंटली, दिमागी तौर पर उसको झेलने के लिए तैयार नहीं था उसको, क्योंकि ना कोई गाइडलाइन थी, ना कोई नियम था कि उस मरीज़ को कैसे देखा जाए, कैसे उसका इलाज कराएं। क्योंकि हमारे यहाँ तो गर्भवती महिलाएं आती हैं, कोई लेबर में आ रहा है, कोई ब्लीडिंग करता हुआ आ रहा है, कोई एक्लेम्शिया में आ रहा है, कोई बहुत क्रिटिकल केयर में आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में हमें देन एंड देयर मैनेज करना, हमें उसी समय उसको इलाज देना। उस सिचुएशन में हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने, हमारे रेजिडेंट ने बहुत मेहनत से काम किया और उस दौरान हमारे बहुत से डॉक्टर जो हैं कोरोना पीड़ित हो गए। इवन हम भी कोरोना से ग्रसित हो गए थे, लेकिन चूँकि वो माहौल ऐसा था तो हमें तो काम करना ही था। फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी सी गाइडलाइन आई, थोड़ी सी हम लोगों को समझ आई मरीज़ों को हैंडल करने के लिए, कैसे हैंडल करना। लेकिन वो सिचुएशन सोच के भी बहुत घबराहट होती है, लेकिन वो समय निकल गया। उस कंडीशन में हम लोगों ने बहुत सारी गर्भवती महिलाओं की हम लोगों ने जान बचाई। मैम, जिस तरह से अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के केस या तो बढ़ रहे हैं या तो घट रहे हैं, उसमें अभी भी गर्भवती महिलाएं आती होंगी, तो उनके लिए किस तरह की सुविधा और उपाय किए गए हैं अलग से। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछना है, क्योंकि हमारा जो अस्पताल है क्वीन मेरी अस्पताल,
उसको हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया था। एक भाग वो था जहाँ पे जब मरीज़ आता तो उसको होल्डिंग एरिया कहते हैं, वो आज भी हम लोगों ने उस होल्डिंग एरिया को मेंटेन किया हुआ है, ऑरेंज जोन कहते हैं। जब भी पेशेंट आती है उसको वहाँ रखते हैं, उसका कोरोना टेस्टिंग कराते हैं। कोरोना टेस्टिंग के बाद अगर वो नेगेटिव हो जाती है तो हम उसको ग्रीन जोन में भेज देते हैं, जहाँ कोरोना नेगेटिव पेशेंट रहती है। अगर वो कोरोना पॉजिटिव आती है तो फिर हम उसको रेड जोन में भेज देते हैं, जहाँ पे हम पूरे मतलब कोरोना प्रोटोकॉल के साथ उसको मैनेज करते हैं। अब प्रश्न वो उठता है जो ऑरेंज जोन में जो पेशेंट आई हैं और उनको हमें तुरंत उसका इलाज करना है, तो उसको भी हम कोरोना प्रोटोकॉल के साथ उसका वहाँ इलाज करते हैं। ये तो उस सिचुएशन की हम आपको बात कर रहे हैं जिसमें बहुत ही सीवियर कोरोना मतलब कोविड वेव आई हुई थी। उसके बाद भी थोड़ा सा आए पेशेंट, ऑफ एंड ऑन पॉजिटिव रहे, पर उतनी ज़्यादा संख्या में पॉजिटिव नहीं आए। इक्के दुक्के पेशेंट आने लगे थे पॉजिटिव, और अभी भी जो कोरोना का है वो भी इक्के दुक्के पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। पर ये अभी उतनी समस्या इतनी भयानक नहीं है जितनी सेकेंड वेव में आई थी। फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में बहुत सी हमारे पेशेंट जो हैं इस हालात में आ गए थे कि हम उसको वेंटिलेटर में रखना पड़ा था, तो मतलब बहुत सीरियस कंडीशन में आए थे पेशेंट। मैम कई बार आपने तो कई सारी डिलीवरियाँ कराई हैं, आपको पता होगा कई बार ऐसा होता है कि जो महिला होती है वो या तो अकेले रह रही होती है या उसके पास सपोर्ट नहीं होता है, लोग नहीं होते हैं जो कि वो उस टाइम पे जब लेबर पेन होता है तो उन्हें ले आ सके हॉस्पिटल। तो उस दौरान महिलाएं क्या करें, या फिर उनके जो परिजन हैं, आसपास के लोग हैं, वो नहीं ला सकते, वो क्या करें? हमारे देश में आपको पता है कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है। शहर में तो पॉपुलेशन बहुत कम रहती है। जो गांव में रहती है आज की तारीख में भी उनकी डिलीवरी जो है गांव की महिलाएं, उनकी जो भी क्लोज रिलेटिव हैं, नानी दादी, या वहाँ पर एएनएम की सुविधा है, या आशा बहुएं हैं, तो हेल्थ वर्कर हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज भी डिलीवरी जो है वो गांव में होती है। तो उस हिसाब से जो नहीं, उस समय कोरोना पीरियड में जो हमारे पास नहीं पहुँच पाए थे, जो वहीं डिलीवर हो गए, तो हो सकता बहुत सारे पेशेंट वहीं डिलीवर हो गए हैं, उसका हमें डेटा नहीं मालूम। लेकिन जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे, अब जिसकी बिल्कुल सांस रुक रही हो या जो अस्पताल की सुविधा मिल सकती है, वो हमारे अस्पताल में आए थे, तो वो हमारी देखरेख में उनका इलाज हुआ है। हम गर्भवती महिलाओं को कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उनको खाने पीने की चीज़ों की वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या फिर उनके जो बच्चे होते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए महिलाएं क्या करें कि ऐसी दिक्कतें उनके पास ना आए? महिला का सबसे बड़ा एक तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षित के साथ साथ वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, समर्थ हो जाएं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप बता रहे हैं, ये कभी कभी बहुत भयानक रूप ले लेती हैं, स्पेशली उन कंडीशन में जब वो गरीबी से, अज्ञानता से पीड़ित हों। क्योंकि अज्ञानता होने से वो ये नहीं समझ पाती कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। गरीबी होने से वो जानती हुए भी उस चीज़ को वो पूरा नहीं कर पाती। तो हम यही सलाह देंगे अपनी महिलाओं को कि वो थोड़ा शिक्षित बने। भले स्कूल नहीं गए हैं तो क्या हुआ, पढ़ कर के शिक्षित बन सकते हैं। पेपर है, न्यूज़ है, टीवी है, बहुत सारी सुविधाएं हैं आज के ज़माने में। और दूसरा, वो अपने आप को सक्षम बनाए, चाहे अपने घर के काम में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जिसमें भी जो भी कला उनको आती है उसमें अपने आप को सक्षम बनाएं। और स्पेशली जब वो गर्भवती हों तो ये ना उम्मीद करें कि उनकी देखभाल दूसरे लोग करेंगे। उन्हें अपनी देखभाल खुद करनी है। कैसे करनी है? जैसे खाना है, खाने में डाइट उनकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन रिच डाइट होगी। अब आप कहेंगे वो गोलियां कहाँ से खरीदें? गोलियां से ही नहीं, मान लीजिए गांव में रह रही हैं, गोलियां खरीदने का पैसा नहीं है, आपके घर में गुड़ है, चना है, आप दूध अगर मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सोया प्रोटीन है। इस तरह के सोर्सेस हैं, हरी साग सब्जियां हैं, इज़ ए गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो आपके आसपास जो भी सुविधा उपलब्ध है, आपको थोड़ी भी जानकारी होगी तो आपको पता चलेगा कि इस खाने से हमें प्रोटीन मिल रहा है, इसको खाने से हमें कैल्शियम मिल रहा है, और इसको खाने से हमें आयरन मिल रहा है। तो अपनी डाइट का शुरू से ध्यान रखेंगी, अपने हीमोग्लोबिन का ध्यान रखेंगी, और आसपास अगर आपको सुविधा मिल रही है स्वास्थ्य की, वहाँ पे एनरोल कराएंगी कि स्वास्थ्य सेंटर पे आयरन, कैल्शियम मिलता है, टिटनेस टॉक्साइड लगाएंगे, और जो सुविधा अस्पताल दे रही है उसका इस्तेमाल करेंगे। कोशिश करेंगे कि डिलीवरी जो है अस्पताल में ही कराएं।
और अगर आप पहले से अपना एंटीनेटल कार्ड बनवा लेती हैं, अपना चेकअप करा लेती हैं, तो चेकअप करने वाले डॉक्टर आपको ये बता सकते हैं कि कौन सी डिलीवरी अपने आसपास करा सकती हैं और कौन सी डिलीवरी के लिए आपको हायर सेंटर जाना है। तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है हमारी महिलाओं को के लिए अपने स्वास्थ्य से संबंधित। जी धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। तो ये थी डॉक्टर SP जायसवाल जी। इनकी सलाह गर्भवती महिलाओं के लिए खासकर उनको दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपने खान पान का खुद खास ध्यान रखना चाहिए। जो महिलाएं होती हैं वो लापरवाही कर देती हैं अपने खान पान में और कई तरह की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। ऐसा ना करके वो खुद के ऊपर ध्यान दें। और मैम को जो है अपनी जर्नी में काफ़ी सपोर्ट मिला है, जिसकी वजह से वो आज इस पद पर तैनात हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सोनाली सिंह, कैमरा पर्सन अनुराग के साथ, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।